तो हम बात कर रहे थे कांत लोह की परीक्षा क्या होती है। तो कांत लोह, उसमें अगर जल है और जल में आपने पानी की बूंद डाली, सॉरी, ऑयल की, तेल की बूंद डाली, तो वो फैलेगी नहीं। पात्र में हींग का लेप किया, गंध चली जाएगी। आपने ऐसी पानी उसमें बॉईल कर लिया, उसमें हींग की गंध आने लगेगी। नीम की तिक्तता है वो चली जाएगी, लेप कर दोगे इसके अंदर तो। अगर दुग्ध इसमें बॉईल करोगे तो वो शिखराकार रूप में होगा, शिखर के रूप में आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि गिर जाएगा निकल के साइड से। तो ये कुछ पहचान है कांत लोह की। ठीक है। आगे लोह के दोष देख पा रहे हो, तो लोह में आपको नंबर याद होगा, 7 दोष होते हैं। ठीक है। तो पिछले मैं जवाब दिया था किसने, 7, तो वहां नहीं है। ताम्र के अंदर 8 दोष है, यहाँ 7 दोष है, याद रखोगे। लिखा है सप्त ऐसा स्मृता करके दोष है ना। गुरुता होना, दृढ़ता होना, उत्क्लेद होना, कश्मल यानी गिलानी होना कह रहे हैं, दाह करना, अश्म दोष, पत्थर वगैरह है, दुर्गंध होना, तो ये सब दोष है। अगेन रटने की जरूरत नहीं है, बस देख लो 7 दोष होता है। स्वयं अग्नि लोह भस्म या सिद्धि योग। तो नाम से समझ में आ रहा है कि स्वयं अग्नि लोह भस्म, मतलब इसमें क्या करते हैं कि जो अग्नि है ना, जो जलाई है, उसको शांत होने देते हैं, तब उसके बाद अपना जो योग है वो हटाते हैं वहां से। तो इसलिए इसका नाम है स्वयं अग्नि लोह भस्म। ठीक। तो पारद, गंधक, तीक्ष्ण लोह, तीनों चीजें हैं इसके अंदर। पारद एक भाग, गंधक 2 भाग, और तीक्ष्ण लोह जो है वो 3 भाग है। नाम ही है तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण 3 ऐसा करके याद कर सकते हो। एरंड पत्र में रखकर कांसे के पात्र में रखते हैं इसको। एरंड के पत्तों में रखा, फिर कांसे के बर्तन में रखा। धूप में रखना है, कह रहे हैं 3 दिन अन्न की राशि में रखकर इसको बाद में फिर ग्रहण करते हैं। अगेन कोई खास चीज नहीं है, आप रेशो चाहो तो देख सकते हो बस। त्रिविध लोहपाक, हम लोगों ने देखा था कि लोहपाक 3 प्रकार का होता है। भानुपाक, स्थाली पाक, पुटपाक। आपको शायद ध्यान आ रहा हो कि स्थाली पाक का प्रथम वर्णन किसने किया, वो जरूरी है क्योंकि सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत ने। ठीक है। सुश्रुत। तो सा से स्थाली, सा से सुश्रुत, करेक्ट बेटा। तो यहाँ देख पा रहे हो भानुपाक, स्थाली पाक और पुटपाक, कह रहे हैं क्रम से पाक करना चाहिए, मतलब पहले भानुपाक करो, फिर स्थाली पाक करो, फिर पुटपाक करो। ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं कि भानुपाक कैसे करना है लोह का, स्थाली पाक और पुटपाक कैसे करना है। तो भानुपाक में त्रिफला और लोह चूर्ण एक एक के रेशियो में लेते हैं, उसको धूप में रखते हैं। फिर त्रिफला लेंगे एक भाग, और एक भाग लोह चूर्ण लेंगे, उसको धूप में रखेंगे। तो ये हो रहा है भानुपाक। स्थाली पाक में त्रिफला 3 भाग कर देते हैं, बाकी सेम ही है। फिर उसको पाक करना है, टेम्परेचर देना है। और पुट पाक में औषधियों से भावना देकर फिर पुट दिया जाता है। पुट आपने पढ़े या पीछे? ठीक है। तो वो अपना उस तरह याद रखना है। तो भानु पाक में रेशियो इक्वल है त्रिफला का और लोह चूर्ण का। स्थाली पाक त्रिफला 3 भाग हो जाएगा। और पुट पाक तो कुछ याद ही नहीं कर रहा, पीछे सारा पढ़ लिया आपने। आगे चलिए, लोह का नृत्थीकरण। कह रहे हैं ये कैसे हो रहा है कि लोह लेना है, गंधक लेना है, और साथ में गोघृत लेना है। लोह, गंधक और गोघृत, तो इनको मिला के गज पुट की अग्नि दे देते हैं। मतलब पुटपाक करना है, कौन सा पुट देना है, गज पुट देना है। तो ये है लोह का नृत्थीकरण। ठीक है। अब पहचान क्या है कि यहाँ नृत्थीकरण हो गया। देखो नृत्थीकरण का मतलब क्या है वैसे, मतलब ये है कि आपने भस्म में जो द्रव्य लिए थे, कि दोबारा से कोई उनको प्राप्त ना कर ले, है ना। ऐसा नहीं हो कि मान लो कोई गोल्ड की प्रिपरेशन है और गवर्नमेंट जो फ्री में दवाइयां बांटने लगी, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया कि आपके अस्पताल से लेके दवाइयां कि फ्री मिल रही है, सरकार दे रही है, और घर जाके उसमें से गोल्ड निकाल लिया। अगर वो ऐसा कर पाए मतलब वो अच्छा नहीं है। ठीक है। तो भस्म में दोबारा से ये चीज नहीं होनी चाहिए कि वापस उसको प्राप्त कर लिया जाए। तो वही होता है निरुत्थीकरण, कहने का मतलब। और निरुत्थीकरण ये ना प्राप्त कर सके। तो निरुद्ध लोह भस्म की परीक्षा, तो कहना कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे क्या हो गया निरुत्थीकरण। तो मित्र पंचक लेना है, लोह भस्म की मात्रा के बराबर। जितना लोह की भस्म है उतना ही मित्र पंचक लो, इसको अग्नि दो। अगर स्थूल कण नहीं बने, ठीक है, तो मतलब ये है कि निरुद्ध भस्म बनी है। ठीक है। तो मित्र पंचक की सहायता से परीक्षा कर रहे हैं। आगे देखिए, एक होता है मंडूर, एक है मुंड, और एक है तीक्ष्ण, और एक है कांतलो। मतलब एक है किट मंडूर। मंडूर आप मान लो कहीं जैसे आयरन का काम होता है, जैसे कई जगहों पे क्या होता है, पुराने जमाने की अगर बात कर लो, कि भाई पूरे राज्य के सैनिक हैं, उनकी एक जगह ही तलवारों को धार लगाई जा रही है। जब धार लगाई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो कचरा समझ लो उस समय तो, कि वो पार्ट जो कटा होगा छोटे छोटे कणों के रूप में, तो वो इकट्ठा हो गया एक जगह, है ना। तो उसको मंडूर बोलते हैं। तो वो बहुत अर्ली एज का नहीं लिया जाता, उसमें टाइम है कि भी कम से कम 60 साल पुराना लिया जाता है, 70 साल पुराना लिया जाता है। तो खैर वो हम आगे पढ़ेंगे।
क्या होता है? फिलहाल तो याद रखो, किट या मंडूर जो है उससे 10 गुना बेहतर जो लोह की मुंड वैरायटी है। लोह की 3 वैरायटी आपने पढ़ी होंगी उस टेबल के अंदर। एक ट्रिक देखी होगी मोती का। तो मुंड, तीक्ष्ण, कांत, 365, 365 इनके प्रकार, है ना? तो मुंड लोह जो है वो 10 गुना बेहतर है किट से, मंडूर से। और मुंड लोह से 100 गुना बेहतर है तीक्ष्ण लोह। और उससे भी लाख गुना बेहतर है कांत लोह गुणों में। ठीक। तो किट से 10 गुना, और मुंड से 100 गुना, और तीक्ष्ण से लाख गुना। इस तरह याद रखना है आपको, 10, 100 और लाख गुना बीच में है। बाकी ट्रिक है हमारी वही मोती का। और शुरुआत में किट लोह है। गुण की बात कर लें लोह भस्म की, तो कह रहे हैं शीत वीर्य होती है। लेकिन रस कामधेनु, जिसके राइटर हैं अंशुल। कौन है राइटर रस कामधेनु के? चूड़ामणि मिश्रा। चूड़ामणि मिश्र। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या कहा कि उष्ण वीर्य होती है इसकी जो भस्म होती है। अगेन कोई खास बात नहीं है, त्रिदोषार है, देख लेना। कुछ और जरूरी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको ये रटनी ही है। एंड मैं बताऊं तो मैं क्या, ये रटने वाला पार्ट ही आपका। कि इसमें बताया हुआ है कि लोह भस्म जो है वो रेड कलर की है, तो किसकी वजह से होती है? तो उसमें क्या आयरन ऑक्साइड होता है। कि माणिक्य रेड है किस वजह से? उसमें आयरन या क्रोमिक ऑक्साइड, मतलब ये होता है। नीलम, उसका ब्लू कलर क्यों है? तो टाइटेनिक या फिर कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। पन्ना का ग्रीन कलर क्यों है? तो उसमें क्रोमिक ऑक्साइड है इस वजह से। सूर्यकांत का रेड कलर क्यों है? कि उसमें आयरन ऑक्साइड है। तो आप देख लेना। तो लोह भस्म रेड है, आयरन ऑक्साइड। माणिक्य भी आयरन ऑक्साइड। और सूर्यकांत रेड। तो रेड कलर जो है मतलब आयरन ऑक्साइड की वजह से। एक चीज मैंने आपको बता दी। तो ये इजी है, 3 चीजें। बाकी 2 देख रहे हैं। नीलम वो ब्लू होता है, और पन्ना जो है कह रहे हैं वो ग्रीन है। उनका कलर किसकी वजह से होता है? तो नीलम का टाइटेनिक या कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। और पन्ना का क्रोमिक ऑक्साइड की वजह से। आगे चलें। ये बहुत बहुत जरूरी है लोह भस्म के बारे में। एक तो मैंने आपको जो पढ़ाया कौन सा कितने गुना बेहतर है ना? फिर परीक्षा क्या थी वो कांत लोह वाली। और ये चीज सबसे जरूरी है कि लोह भस्म सेवन से जो विकार होता है उनकी शांति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो अगस्त्य पत्र स्वरस भावित विडंग। तो विडंग का प्रयोग करते हैं जिसको भावना दी गई हो अगस्त्य स्वरस की। ये याद रखोगे, बहुत बहुत जरूरी बात है। एक दो सवाल कर लो आप लोगों से, चलो बता दोगे मुझे। सबा। हेलो जी सर। बेटा वाजिर लोह किसका भेद है? लोह की किस वैरायटी का भेद है? कांत लोह, तीक्ष्ण लोह या मंड लोह? अ, तीक्ष्ण। हाँ। बोले बेटा सबा कुछ। तीक्ष्ण तीक्ष्ण लोग। तीक्ष्ण का, ठीक है। सूरज, द्रावक लोह किसका भेद है? द्रावक लोग। हम्म, सर याद नहीं आ रहा। सूरज बिल्कुल। वो स्पार्क ना जो आपने बात की थी शुरुआत करते समय क्लास, है ना, कि जी इतना सर। पढ़ूंगा, 2 बैच करने हैं, जल्दी जॉब आने वाली है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल थोड़ा सा बिजी था ना सर, वो नहीं काम नहीं, कुम था ना बहुत ज्यादा। कितने भी बिजी हो, है ना, देखो एक चीज लाइफ मैंने बताया ना कि प्रायोरिटी हम अरे तय सर कर मैं लेते हैं। अकेले रहता ना देहरादून। मैं कोई खाना बात, पीना भी बना वो भी बताया कोई आपको। क्लिनिक कोई का भी बात काम। नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। देखो ऐसा होता है कि जी आपकी सारी बातें मैं तो सुन लूंगा, चलो मुझे सुना सकते हो क्योंकि बता सकते हो। एग्जामिनर नहीं सुनेगा। सर। ठीक है, तो मतलब इस पे काम करो। देखो मैं फिर कहता हूँ, समस्याएं तो सभी के साथ हैं बेटा, मेरे साथ भी होती हैं। आप देखते ही हो मैं क्लास कभी लेट कर देता हूँ, कभी वीडियो लेक्चर से ले लेता हूँ, है ना? तो समस्याएं सबके साथ आती ही हैं। अब उसका ऑल्टरनेट हमें निकालना पड़ता है, वो हमें ही तय करना है कि हम कैसे करेंगे उस चीज को कवर। तो वो करना है ना? आप जितना भी परेशान हो लाइफ में, होगे, हर एक परेशान ही है, मैं मानता हूँ। ठीक है। तो लेकिन बेटा रास्ता निकालना पड़ेगा, तो उसको मत गिनाओ, कभी बताया मत करो, बताओ ही मत। सही बात तो यही है कि मुझे ये परेशानी है, सबके साथ होती है। ठीक है। तो पढ़ना है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं। देखो चलो आगे। तो खैर आपको वो टेबल्स दी थी, आपको याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी टेबल्स हैं। ठीक है। तो विकार शांति के लिए अगस्त्य पत्र सरस भावित विडंग का प्रयोग।
नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है अंशुघात की 3 अवस्थाएं होती हैं। अंशुघात क्या है, इन्होंने इस तरह से कंडीशन ले ली, जैसे समझ लो CSF लीकेज जैसी कंडीशन है ना, कि वो क्यों होता है, उस तरह की बात है। तो आप तो सीधा याद कर लो, अंशुघात 3 अवस्थाएं उसकी बताई गई हैं। कनेर पुष्प शिशिर ऋतु में लेने चाहिए। ये अलग के क्वेश्चन है, आपकी गाइड के क्वेश्चन है सीधे, आपको याद कर रहे हैं। अंशुघात की 3 अवस्थाएं और कनेर पुष्प, उनको शिशिर ऋतु में आपको लेना है। कनेर पुष्प शिशिर ऋतु के अंदर। और देख लेते हैं कुछ जरूरी है क्या। लिख लोगे। वो कांत लोह जो है ना, वो 3 प्रकार का भी कहा गया वर्ण में, कि एक येलो कलर होता है, एक ब्लैक कलर, एक रेड कलर होता है। तो उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि जो येलो वाला है, तो लिख लो कांत लोह, लिखो पीला, तो उसमें ब्रह्मा का वास। काला मतलब ब्लैक वाला जो है, उसमें विष्णु का वास। और लाल में शंकर का वास कहा गया। ठीक है, इन्हीं में सामने लिख लेना, जहां आपने लिखे होंगे ना वर्ण, कि पीला लिखा, उसके नीचे लिख लो काला, उसके नीचे लिख लो लाल, रक्त वर्ण। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, वही बोल रहा हूँ मैं, तो इस तरह तीनों लिख लो आप, पीला काला और लाल। पीले के सामने लिख लो ब्रह्मा, काले के सामने लिखो विष्णु, और लाल के सामने लिखो शंकर, मतलब इनका वास है। प्लस एक एक वर्ड और लिखो इनके आगे। पीले के आगे लिखो स्पर्श वेदी। पीले का गुण है स्पर्श वेदी, स्पर्श वेदी। काले के आगे लिखो रसायन। और लाल के आगे लिखो पारद बद्ध करने वाला, यानी पारद को बांध देने वाला, पारद बद्ध करने वाला। ठीक है। वो आपको पीछे लिखवा दिया होगा, बता दो, चलो आप लोग, याद होगा आप लोगों को, कि लोह का मारण करना है तो कम से कम कितना लेना, अधिक से अधिक कितना लेना है। 5 से 13 पल। ठीक है बेटा, तो कम से कम 5 पल और अधिक से अधिक 13 पल, तो वो चीज याद रखोगे। इस पे सवाल आ चुका है। नेक्स्ट लिख लो, पुट लिखो। लोह में पुट, जैसे आपको अभ्रक में पढ़ाए होंगे कि रसायन के लिए यूज करना है तो 100 से ज्यादा पुट दिए जाते हैं ना, 100 से 1000 तक, वहां देखे थे आपने, ध्यान आ रहा है। और 100 तक जो है वो नॉर्मल व्याधियों के लिए थे। इसी तरह यहाँ लिख लो। हाँ बेटा, यहाँ लिखोगे, लिखो 10 से 100 पुट, 10 से 100 व्याधिनाशक, 100 से 1000 रसायन, 100 से 1000 पुट तो रसायन। और एक और लिख लेना ऊपर, 1 पुट तो कह रहे हैं रस कर्म के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, 1 पुट तो रस कर्म, 10 से 100 पुट तो व्याधिनाश, 100 से 1000 पुट तो रसायन। ठीक है, आगे देखोगे। नेक्स्ट आता है बेटा मंडूर। मंडूर तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3। पर्याय क्या है इसका, लोह किट, क्योंकि एक तरीके से लोह का किट ही है, जैसे मैंने कहा कि धार देते समय लोह के जो भी ऐसे शस्त्र हैं, तो उनसे निकला है जो कचरा, एक तरीके से वो है। 3 भेद हैं इसके, वही 3 जो लोह की वैरायटी है, उन्हीं से निकला हुआ उनका किट। तो मुंड तीक्ष्ण कांत, मुंड वाला रक्तवर्ण का होता है, तीक्ष्ण वाला अंजन की आभा वाला, और कांत वाला छिन्नम तु रजत अच्छा है। तो काटने पे या तोड़ने पे रजत की आभा वाला दिखाई देता है, छिन्नम तु रजत अच्छा है।
अब मंडूर की अगर बात करें, सवाल यहां से बनता है मंडूर का, जनरली यही पूछता है इसी के ऊपर सवाल, तो ध्यान से देख लोगे। तो सबसे अच्छा तो है 100 वर्ष पुराना, मध्यम है 70 से 80 वर्ष पुराना, और अधम है 60 वर्ष पुराना। ये सबसे लोअर क्वालिटी जो है। तो आपसे सवाल ये पूछ चुका है एग्जाम में कि कम से कम कितने वर्ष पुराना मंडूर लेना चाहिए, तो कम से कम 60 वर्ष हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अधम है 60 वर्ष पुराना, मध्यम 70 से 80, और सर्वश्रेष्ठ 100 वर्ष पुराना। आयुर्वेद प्रकाश ने मध्यम में 70 से 80 के बदले 80 वर्ष लिखा हुआ है कि 80 वर्ष पुराना ये मध्यम प्रकार का होता है। नेक्स्ट है ग्रह मंडूर। कैसा मंडूर लेना चाहिए, तो जीर्णम नष्ट पुरस्थंचा, तो पुराना और नष्ट स्थान हो, है ना, जैसे मतलब कि यहाँ कोई पहले राज्य था, अब खत्म हो चुका है 100 साल पहले, उस तरह की जगह जो होती है नष्ट पुरा। मारण किससे करते हैं, भस्म कैसे बनाते हैं, तो त्रिफला से और कुमारी से। तो इनका यूज करते हैं, त्रिफला और कुमारी का, इसकी भस्म बनाने में। कुमारी यानी ग्वारपाठा, मतलब एलोवेरा। गुणों की बात कर लें, कामला कुड्य कुलिशम मंडूरम तु विशेषता, हलिमिकम च प्लियाग्नम मंडूरम हंत्या शेषता। तो कुल मिला के हम जब मंडूर की आयरन की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एनीमिया की, है ना, तो उसी के रेफरेंस में उन्होंने बात की है। प्लीहा रोग, प्लीहा का साइज बढ़ जाना, है ना, तो एनीमिया में ही होता है। हलीमक है तो वो भी एक एनीमिया जैसी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। कामला है तो वो भी एनीमिया से डेवलप होता है, ऐसा है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट। तो कामला, हलीमक, प्लीहा, इन रोगों में मतलब मंडूर काफी अच्छा है, तो श्लोक को हल्का सा पहचान लेना। कामला कुड्य कुलिशम मंडूरम तो विशेषता, हलीमकम चापलियम मग्नम मंडूरम हंत्या शेषता। खैर, एक रसामृत का श्लोक है, बाला नाम अतिशस्यते। तो ऐसे पॉइंट्स हमने 3-4 जगह पढ़े हैं। एक पढ़ा पीछे रजत के लिए कि शिशुओं के लिए अच्छा होता है। एक आपको बताया बाल आद्य अखिल रोगनुत, किसके लिए देखा, परपटी। पर्पटी परपटी के लिए, तो यह लिखा भी है ना। एक आपने देखा यहाँ पे अभी बाला नाम अतिशस्यते, किसके लिए कहा गया, तो मंडूर के लिए। सुश्रुत ने नवनीत के लिए लिखा है, विशेषण बाला नाम प्रशस्यते, नवनीत के लिए। ठीक है, अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि उष्ण वीर्य कौन सी भस्में होती हैं। हम लोगों ने बात की थी कि वतन के नाम पे हमें गुस्सा आ जाता है कि जब कोई देश के लिए कुछ कहता है तो हम उष्ण हो जाते हैं। तो वतन यानी वंग, ताम्र और नाग। वंग ताम्र और नाग। ठीक है, तो इनकी भस्में उष्ण होती हैं। साथ में पीतल और कांसा ये भी ऐड कर लो। ठीक है, तो वतन के नाम से मतलब कब कभी आने लगती है, वो होता है ना कि सरसराहट हो जाती है, कहते हैं वो खून तेज दौड़ने लगता है। तो ऐसा कर सकते हो कि कांपा, व्यक्ति कांपने लगा, तो गुस्से में कांपना जो होता है, मतलब इस तरह याद कर लो कि वतन के नाम से हम उष्ण हो जाते हैं, एकदम गुस्से से कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों कहा हमारे देश को। बाकी शीत वीर्य में बाकी सारी हो जाएंगी, तो रटने की जरूरत नहीं है। तो नाग, वंग, ताम्र, पीतल और कांसा, इनकी उष्ण वीर्य भस्में होती हैं। नेक्स्ट देखो वंग। अगर मैं देख लेता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं ऐड कराने का आपको। कुछ नहीं है बेटा, चलो देखो आगे। नेक्स्ट है वंग। वंग के पर्याय, रंग, रंगक, शुक्र लोह, कुरूप्य, त्रपुष। पर्याय इसके जरूरी हैं। और आगे देख पा रहे हो कि क्राई ऑफ टिन क्या होती है। तो इसको जैसे आप चलोगे इसके ऊपर या इसको मोड़ोगे तो इसमें आवाज आती है ना, तो उसी को बोलते हैं क्राई ऑफ टिन। तो इससे जो आवाज क्रिएट होती है। ठीक है, तो पर्याय में रंग, रंगक वो तो जरूरी नहीं है। ये शुक्र लोह, कुरूप्य और त्रपुष तीनों को बिल्कुल याद रखोगे। वंदना, यस सर। सर्वश्रेष्ठ मूत्रल द्रव्य, गोक्षुर। ये तो कहीं नहीं पढ़ाया मैंने, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस। त्रापुष। इक्षु। पहले इक्षु है फिर त्रापुष है। ठीक है, इक्षु। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि त्रपुष हाँ जी। नहीं लगाना है जवाब, है ना, इक्षु लगाना है। इक्षु ना हो तब त्रपुष लगाना है। गोक्षुर कह तो सही रहे हो, होता तो मूत्रल ही है, लेकिन आंसर नहीं देना है ना, है को बहुत सारी चीजें ऐसे तो कहने को। ठीक है, तो खैर शुक्र लोह, कुरूप्य, त्रपुष इसके पर्याय हैं। और जिस त्रपुष की बात कर रहा हूँ, फिर समझना इसकी बात नहीं कर रहा मैं, खीरे ककड़ी की बात कर रहा हूँ, कहीं इसको सोचने लगो इसकी बात कर रहे हैं मूत्रल में। ठीक है, तो पर्याय है इसका शुक्र लोह, कुरूप्य और त्रपुष, याद रखोगे।
अब यहाँ पे ना कुछ मेटल्स बनाई जाती हैं और मिक्स करके धातुओं को, तो उनके नाम लिखे, उनके रेशियो लिखे हुए हैं। तो यहाँ तो 2 ही लिखे हैं, आगे और भी लिखे होंगे। तो एक दिख रहे हो सोल्डर मेटल, तो इसमें वंग और नाग होते हैं। वंग 2 भाग और नाग 1 भाग। वंग 2 भाग जो हम पढ़ रहे हैं टिन, और नाग 1 भाग। ठीक है, तो वन मैन आर्मी कहते हैं ना, जैसे अगर भूल जाओ तो उस तरह भी याद कर सकते हो। कहा जाता है ना वन मैन आर्मी। तो वन यानी वा से वंग, ना से नाग, वन। आर्मी मतलब सोल्जर है, तो आर्मी के अंदर होगा ऐसा करके। तो सोल्डर मेटल, वंग और नाग। तो वंग 2 भाग है और नाग 1 भाग है। नेक्स्ट एक बेल मेटल, वो कैसे बनाते हैं? वंग 1 भाग है उसके अंदर और ताम्र 5 भाग है। ठीक है, बेल मेटल वंग और ताम्र से बनती है। वंग 1 भाग, ताम्र 5 भाग। रटना है आपको कुल मिला के। आगे चलिए। प्राप्ति किससे होती है टिन की? तो टिन स्टोन, कैसिटराइट। तो कैसिटराइट देख लेना, टिन स्टोन तो क्या याद करोगे। ठीक है, तो टिन स्टोन और कैसिटराइट। भेद 2 है इसके, खुरक मिश्रक। भेद जरूरी है, पूछे जाते हैं। खुरक और मिश्रक। मनीषा, केवल किसका भेद है? हड़ताल सर। सुशर्मा, सर गैरिक। गैरिक का भेद है। ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ देख रहे हो खुरक और मिश्रक 2 भेद हैं। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं। तो ये गलत कर दिया है, एरो को सही कर लेना। मिश्रक के लिए है कि मिश्रक जो है वो पारद का भेद भी होता है। ध्यान आ रहा है? कौन कौन से भेद है पारद के? कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? रस, रसेन, सेन, पारद, शुद्ध मिश्रक। पारद और मिश्रक। है ना? तो रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो मिश्रक पारद का एक भेद भी है और एक खुरक वैरायटी है यहाँ पे। खुरक वैरायटी के लिए कह रहे हैं द्रुत द्रावम सागोरवम, कि जल्दी ही पिघल जाती है वैरायटी जो है, जल्दी ही लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और भारी है, गुरु है मतलब। तो ये खुरक का गुण है। आपकी बुक्स में जब हम गाइड पढ़ेंगे गोविंद पारिक, तो वहां पे आपको ऐसे वन लाइनर मिलेंगे कि किसके लिए कहे गए हैं। तो वहां ये चीजें मिलेंगी आपको कि द्रुद्राव सागोरवम क्या है ये। तो खुरक, तो याद होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, अशुद्ध वंग के सेवन से शुक्र अश्मरी उत्पन्न हो जाती है। शुक्र अश्मरी, अशुद्ध वंग सेवन से शुक्र अश्मरी। जिनको नहीं पता लिख सकते हो, लिखो। अश्मरी 4 प्रकार की। अश्मरी 4 प्रकार की। वात पित्त कफ की वजह से, यानी वातिक पैत्तिक कफज। और फोर्थ है शुक्र अश्मरी। तो शुक्र अश्मरी के नीचे लिख लेना कि सिर्फ मतलब वयस्कों में होती है, बालकों में नहीं। शुक्र अश्मरी वयस्कों में होती है, बालकों में नहीं। ठीक है, तो वीपी के वातिक पैत्तिक कफज और एक शुक्र अश्मरी जो वयस्कों में होती है। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग, अशुद्ध वंग सेवन से शुक्र स्मरी हो जाती है, कोई खास बात नहीं है। नाग, वंग और यशद कह रहे हैं इनके मारण से पूर्व इनका जारण करना चाहिए। है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं, हमें जारण करने की इतनी जरूरत नहीं है, आसानी से भस्म बन जाती है, लेकिन कह रहे हैं इनकी आपको पहले इनमें जारणा करनी चाहिए, मतलब द्रव्यों को इनमें जलाना चाहिए। नाग, वंग, यशद। ठीक, भस्म कैसी बनती है इसकी? शंख, कुंदेंदु, धवलम, वंग भस्म भवे ध्रुवम। तो मतलब व्हाइट कलर की भस्म बनती है। शंख, कुंद, इंदु, धवल, तो ऐसे वर्ण बता रखे हैं। तो आप एक साथ वर्ड देख लेना, शंख, कुंदेंदु, धवलम, वंग भस्म भवे ध्रुवम। रजत की भस्म पीछे देखी थी आपने, शंख की आभा वाली थी, ध्यान आ रहा है? गुरु थी लेकिन, वो पढ़ा था हमने। यहाँ भी है शंख, कुंदेंदु, धवलम। स्फटिका की भस्म भी ऐसी होती है व्हाइट कलर की, तो वहां भी शब्द आया कुंदवत जायते भस्म। है ना, तो इसका मतलब व्हाइट कलर है कुल मिला के, आप इतना याद रखो। तो स्फटिक की भस्म भी व्हाइट ही बनती है, तो कुंदवत जायते भस्म। सुशर्मा, कैसे बनाते हैं स्फटिका की भस्म? अंजलि? सर लघुपुट से। बहुत लागू पड़, मतलब सिर्फ गर्म कर दो अग्नि के ऊपर तो भस्म बन जाती है उसकी। है ना, तो कुछ ज्यादा कुछ सर नहीं। अग्नि से गर्म करके। ठीक है बेटा। तो खैर, रजत की भस्म भी ऐसी देखी थी आपने, शंखा, वहां भी वर्ड था। स्फटिका की कुंदवत जायते भस्म। गुणों की अगर बात कर लें भंग के,
तो कृमिघ्नम मेहनाशनम धातु स्थौल्यकरम सर्व प्रमेयापहम श्वेत असृग्धनाशनम गर्भाशय च्युतिहरम शोष उद्भूत निशा श्वेत। तो ये स्पेशल देख लेना। बोलो क्या क्या चीजें बताइए आपको रात्रि श्वेत में, लिखी है यहाँ, चलो छोड़ो। वो वेपर करके हाँ बेटा, वेपर करके याद कराया था मैंने आपको, वेपर्स वैसा। तो वंग यशत और प्रभात, तो ये तीनों शोष की वजह से जो निशा श्वेत होता है रात्रि के समय, जो स्वेटिंग होती है, उसको दूर करने वाले हैं। तो शोष उद्भूत निशा श्वेत, ठीक है। उल्वण श्लेष्म हरम परम, बढ़े हुए कफ को हरने वाला। तो इन पॉइंट्स में अगर कुछ याद करना चाहो तो ये देख सकते हो, धातु स्थूल करम, ठीक है। फिर ये कि निशा श्वेत में लाभकर है। रात्रि सुवेधर बात होगी वेपर, उष्ण वीर्य वाली भस्में वंग ताम्र और नाग। इसके अलावा हमने देख लिया कांपा, यानी कांसा और पीतल। हम्म, ठीक है ना, देख लेना अपना। एक श्लोक यहाँ लिखा हुआ है इसी के लिए, सिंगो यथा हस्तिगणम निहंति तथा वंगो अखिल मेह वर्गम देहस्य सौख्यम प्रबल इंद्रियम नरस्य पुष्टि विधाति नूनम। मतलब क्या कि जिस तरह अकेला शेर जो होता है वो हाथियों के समूह को भगा देता है ना, एक शेर ही आ जाएगा तो हाथी मतलब भाग जाते हैं जनरली, देख के हाथी की खासियत लड़ता नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा है कि हाथी को क्या है कि उसके सामने जो भी कुछ आता है ना, हाथी को उसका साइज ना शायद कुछ ऐसा है कि डबल या कुछ दिखाई देता है, कहीं पढ़ा था मैंने। तो इसीलिए हाथी जनरली देखोगे कि इतना बड़ा शरीर है, वो चाहे तो किससे न लड़ ले, तो वो लड़ता नहीं है जनरली, बचता है, उसको हर एक चीज अपने से बड़ी दिखती है। तो हम इंसान भी उसको डबल दिखते होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए कि शेर अकेला जो है डरा लेता है, उनको भगा देता है। हाथी लास्ट में लड़ता है जब कोई रास्ता नहीं बचता, ये जब पागल हो जाता है कहता है ना। तो उसी तरह ये भी है कि जिस तरह एक शेर अकेला हाथियों के समूह को भगाने की क्षमता रखता है, उसी तरह अकेला वंग किसको, अखिल मेह वर्गम, यानी प्रमेय जितने टाइप के होते हैं उन सबको दूर करने की क्षमता रखता है। तो देख लेना आप। वैसे प्रमेय में मैंने आपको जो मेनली बताई होगी धातु, वो कौन सी बताई है? में धातु। नाग मेघ नाग, धातु। नहीं नहीं वो नहीं, नाग को पूछना चाह रहा हूँ, मेटल्स में। आप भी सही कह रहे हो, धातु मतलब वो मेद, वो भी सही कह रहे हो। लेकिन इन धातुओं मतलब मेन जो है वो नाग के लिए हम याद रखते हैं, ठीक। लेकिन नाग ही नहीं है, तो यहाँ देख पा रहे हो कि वंग के लिए भी ऐसा लिखा हुआ है। वंग उष्ण वीर्य है और स्वर्ण वंग जो है वो शीत वीर्य है। वंग उष्ण वीर्य है, स्वर्ण वंग शीत वीर्य है। सूरज, स्वर्ण वंग के अंदर कितना स्वर्ण पड़ा हुआ है? स्वर्णम क्या है? नहीं पड़ा हुआ है, 0% है, ठीक है, नहीं होता उसमें। तो वंग उष्ण वीर्य है, स्वर्ण वंग जो है वो शीत वीर्य होता है। आगे देखोगे, माइक ऑफ कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं नाग। नाग यानी पीबी। तो वंग में समझ में आया ना क्या याद करना है? अगर मैं जैसे आप कुछ भी अब याद करोगे बाकी चीजें जो कम जरूरी होती हैं, तो उनमें कितना याद करना होता है वो बता रहा हूँ। तो वंग में क्या याद करोगे आप? एक याद करोगे पर्याय में, आपको बताया मैंने, त्रपुष, ठीक है। शुक्र लोह चाहो तो देख सकते हो, त्रपुष शुक्र लोह। दूसरी बात आई इसका सोर्स क्या है, तो वो हम लोगों ने देख लिया कैसिटेराइड। कुछ आपको रेशियोज बताए थे वो आपको याद रखने की, सोल्डर मेटल में क्या होता है, 2:1 होता है वंग और नाग। और एक बेल मेटल देखा हमने, तो उसमें वंग और ताम्र है, 1:5 का रेशियो है, तो वो अपना देख लेना। दो इसकी वैरायटी, खुरक और मिश्रक। खुरक और मिश्रक। मिश्रक के लिए आपने खुरक के लिए आपने देखा द्रुद्रावम सागोरवम, ये वर्ड द्रुद्रावम सागोरवम, तो वो याद रखोगे। बाकी तो और कुछ खास है नहीं। अच्छा ये कहा गया कि रात्रि श्वेत, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक भस्म का वर्ण है लास्ट, देखना चाहो तो शंकुनेन्दु धवलम। तो इतना ही याद किया जाता है ना, सब कुछ नहीं। अच्छा इसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है, बता दोगे मुझे? वंग की उत्पत्ति कैसे होती है, पौराणिक मान्यता? इंद्र के वीर से। करेक्ट है ना, तो इंद्र के शुक्र से यस उत्पत्ति सर। बताई गई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है नाग धातु। पीबी लेड, जानते हो। पर्याय की बात कर रहे हैं तो सीसक, भुजंग, आशीविश, कुवंगक, कुरंग, सिंदूर कारण, वज्र, योगेष्ट, कृष्ण ऐसी और यक्षमा धातु। तो यक्षमा धातु स्पेशली कर लेना, आशीविश कर लेना। भुजंग तो सांप को ही कहते हैं, नाग सांप एक ही बात है।
अच्छा, कुंटी कुल्टी नाग माता, बताओ ये किसके पर्याय हैं तीनों जो बोले मैंने? बोलो, कुंटी शिला। कुल्टी नाग माता। मनाशिला। मनहशिला क्या है? करेक्ट है, अच्छी बात है सब, है ना? तो वो याद रखना, कहा था आपसे वहां भी याद रखने को। तो यहाँ देख पा रहे हो आशीविश यक्ष्मा धातु, तो ये दो पर्याय एटलीस्ट याद रखना। बाकी देखो, पहचान तो कह रहे हैं घिसने पर कृष्ण वर्ण की रेखाएं बन जाते हैं, तो इसको कहीं घिसा तो कृष्ण वर्ण की रेखा। कंपिलक को घिसते हैं तो कैसे वर्ण की रेखा बनती है? पीत पीत वर्ण वर्ण की। की। पीली कलर की। ठीक है, पीत या नारंगी भी कहीं लिखना मिलता है उसके लिए। ठीक है, तो पहचान घिसने पर कृष्ण वर्ण की रेखा बन जाती है। प्राप्ति किससे होती है इसकी? गैलेना, सेरिसाइड, एंग्लेसाइड, मेटलोकाइट और लिथार्ज। तो मैं इसको इस तरह याद रखता था कि किसी का डोगी है ना, अभी अभी उसको नहलाया हुआ, किसी ने पानी डाल दिया होगा उसके ऊपर। तो गीला शेरू मैट पर एंगल से लेट गया, मतलब उसको पता था कि मैं इधर से गीला हूं, तो अगर लेटूंगा तो मैट गीली हो जाएगी। तो गीला शेरू मैट पर एंगल से लेट गया, मतलब एक एंगल बना के लेटा कि यहाँ से मैं गीला नहीं करूंगा अपनी बेडिंग को जहां मैं बैठता हूँ। तो गीला यानी गैलेना, शेरू मतलब शेरू साइड, एंगल से एंगले साइड, मैट पर तो मेटलोकाइट, लेटा तो लिथार्ज, ऐसा। तो ये सब नाक के सोर्स है। यहाँ दो पॉइंट लिखे हुए हैं, वही गाइड वाले क्वेश्चन आपके, कि नाग से रजत की प्राप्ति कैसे की जाती है? तो मूषोपातन विधि से कह रहे हैं। नाग भस्म बनाने में भ्रस्त यंत्र का प्रयोग होता है। तो गाइड के क्वेश्चन है, सीधे याद कर लोगे इनको। तो नाग से रजत कैसे बना रहे हैं? मूषोपातन विधि। और नाग भस्म बनाने में भ्रस्त यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, भ्रस्त यंत्र। ठीक। दो भेद हैं इसके, कुमार सामल, तो ये भी आपको पीछे थियरी में कह दिए थे, काफी जरूरी है याद रखना। किसने भेद किए वो भी जरूरी है। बृहद रसराज सुंदर कौन है राइटर इसके? पंडित दत्ताराम चौबे। दत्ताराम चौबे। राम दत्ता, चौबे। ठीक है, दत्ताराम चौबे। तो याद रखोगे वो भी नाम। तो बृहद रसराज सुंदर, कुमार और सामल दो भेद है इन्होंने बताया। कुमार भेद जो है वो श्रेष्ठ है, ये भी याद रखोगे। श्रेष्ठ नाग कैसा होता है? तो पीछे आपने वंग में देखा था, द्रुतद्रावम महाभारम, ऐसे था ना, सा गौरवम था वहां, महाभारत। सगौरवम था। सा गौरवम था वहां। सगौरवम। ठीक है, देखो यहाँ मतलब एक जैसे होता है, लेकिन शब्दों का ही खेल है पूरा, सवाल पूछे इसलिए जाता है। ठीक है, तो वहां सा गौरवम है, यहाँ महाभारम है, तो याद रखना। तो श्रेष्ठ नाग कैसा है? द्रुद्राव महाभारम। बाकी पूती गंधी लिखा है, मगर आपको तो इतने में ही आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो द्रुद्राव और महाभारम। अशुद्ध नाग सेवन से क्या होता है? प्रमेह, क्षय, कामला, ये रोग हो जाता है। हाँ बोलिए। सर ये यशद के लिए भी आया है ना, द्रुतदावा महाभारत। हाँ बेटा, कई चीजों के लिए आया है, देखेंगे अभी आगे, अशुद्ध के लिए भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सही कह रहे हो, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जरूरी है इसको याद करना। थोड़ा थोड़ा चेंज है, क्या चेंज है देखेंगे। तो पीछे आपने देखा अभी वंग के लिए, तो वहां आया था द्रुद्राव सागौरवम, यहाँ देख रहे हो द्रुद्राव महाभारत। ठीक, आगे देखिए। अशुद्ध नाग सेवन से प्रमेह, क्षय, कामला, ये रोग हो जाता है। 60 पुट नाग भस्म बनाई जाती है, 60 पुट देके नाग की भस्म बनाई जाती है। कहना उसमें अश्वत्थ, चिंचा, वनशिला का यूज करते हैं, 60 पुट दिए जाते हैं, कोई खास बात नहीं। गुणों की बात कर लें तो प्रमेह तोय दोषग्नम दीपनम चा आम वातनो। तो प्रमेह को हरने वाला तोय दोषग्नम, तोय मतलब जिनमें कह लो कि जल की दृष्टि होगी, शारीरिक जल जो है, तो प्रमेह उन व्याधियों में प्रधान होती है। प्रमेह में ये तो होता है कि डायलिसिस बढ़ जाती है ना। तो इस तरह के रोगों में, मतलब प्रमेह और प्रमेह जैसे रोगों में कह रहे हैं काफी श्रेष्ठ है और आम बात को हरने वाली है। प्रमेह करी केसरी, मतलब प्रमेह को हरने में श्रेष्ठ है। कह रहे हैं यहाँ गोरी पाषाण के लिए फ्रंक के लिए आया है ऐसा ही शब्द, फ्रंक करी केसरी, मतलब फ्रंक को हरने में श्रेष्ठ है वो। खैर, प्रमेह रोग में नाक का अनुपान, तो त्रिकोल स्वरस, हरितकी और शर्करा देख लेंगे। कुष्ठ रोग में नाक का अनुपान मधु और गुड़ुचि, तो ये देख लेना आप, ये मधु गुड़ुचि वाला। प्रमेह रोग में तो ठीक है, देख सकते हो, त्रिकोल, हरितकी, शर्करा। नाग भस्म का अकेले अकेले प्रयोग ना करें, ऐसा आरवी प्रकाश ने कहा। नाग रसायन एक बनाया जाता है, तो कह रहे हैं नाग रसायन जो है वो 80 प्रकार के वातिक रोग और धनुर्वात, इनको हरने में मतलब विशेष है, मतलब इनको दूर करने में काफी अच्छा है। अंशिति वातजान रोगान, ये श्लोक रख के एग्जाम में आ चुका है, किसके लिए कहा गया है? अशिति वातजान रोगान,
ऐसा आगे और लिखा धनुर्वात विशेषता। तो नाग रसायन का गुण है कि 80 प्रकार के वातिक रोगों को दूर करने की क्षमता है। बाकी मैंने आपको धनुर्वात में क्या बताया है प्रयोग करने के लिए मेनली? अग्निजार। अग्निजा। अग्निजार। ठीक है, तो वो अपनी जगह याद रखना। इसका क्वेश्चन अगर पूछेगा ना आपसे नाग का, तो पूछेगा प्रमेय के अंदर इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है या मेनली किसका प्रयोग होता है, तो आपको नाग आंसर लगाना है। इसका सवाल वही बनेगा जब बनेगा। तो ये जो षष्टिपुट नाग भस्म देख रहे हो ना ऊपर, उसी में प्रयोग होती है मेनली। ठीक है, डायबिटीज के अगेंस्ट यूज होती है। दूसरी बात है नाग रसायन का ये वाली जो लाइन है, अंशिति वातजान रोगान, तो इसको देख लेना। धनुर्वात पूछेगा तो वही पूछेगा अग्निजार, ये नहीं पूछेगा। यहाँ दो पर्याय लिखे हैं जैसे वज्राब दुग्पाषाण और वब्र नाग। अगेन कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ जिंक। जिंक यानी जेडम, ये जरूरी है, खासकर कहाँ कहाँ पे इसका उल्लेख आया, पहली बार किसने इसके बारे में बताया। तो मैं एक बार नाग में देख लूं जरा, कुछ और पॉइंट तो नहीं है आपके लिए नया। अच्छा, सिंदूर बनाने में नाग का प्रयोग करते हैं ना, इसलिए उसका पर्याय भी है वो सिंदूर कारण, वो याद रखना। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है बता दो मुझे, नाग की। वासुकी शुक्र। ठीक है, वासुकी सर्प जो है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। ये लिख लो चलो, अशुद्ध भस्म अगर सेवन कर ली तो क्या उसके सेवन की शांति का कैसे करोगे, जो विकार उत्पन्न होंगे उनकी शांति कैसे करोगे। लिखोगे स्वर्ण भस्म हरित की शर्करा 3 दिन, स्वर्ण भस्म हरित की और शर्करा 3 दिन प्रयोग करने से